मूवी की शुरुआत में एक कपल को बस में दिखाया जाता है। वहाँ कुछ लोफर लड़के भी बस में आ जाते हैं और कपल को छेड़ना शुरू कर देते हैं। लड़का इन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकते और लड़की को टच करना शुरू कर देते हैं। आगे एक वीरान जगह पे वो बस रुकवाते हैं और लड़की से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। लड़की इनसे जान छुड़ा के भागने लगती है कि वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है और लड़की इसके पीछे छुप जाती है और उसे कहती है मुझे इनसे बचाओ। वो लड़के उस बूढ़ी औरत को धमकी देते हैं कि इस लड़की को हमारे हवाले कर दो वरना तुम्हें मार देंगे, लेकिन वो बूढ़ी औरत उस लड़की को इन्हें देने के बजाय उन लड़कों को अपना जिस्म देने की बात करने लगती है। जिस पर वो लड़के उस बूढ़ी औरत पर हंसने लगते हैं और वहां से चले जाते हैं। मतलब कि उस बूढ़ी औरत ने लड़की को बचाने के लिए अपनी इज्जत दांव पे लगा दी थी। अब सीन यहाँ से कट होता है और 1947 दिखाया जाता है, जब हिंदुस्तान की तकसीम हो रही होती है। एक ब्रिटिश ऑफिसर को इंडिया के दो हिस्से करने का काम दिया गया होता है, जो दो लाइनें खींचकर बंटवारा करवाता है। एक लाइन पंजाब और एक लाइन बंगाल में खींची जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और एक कोठे को दिखाया जाता है, जहाँ एक दादी माँ एक बच्ची को रानी लक्ष्मी की कहानी सुना रही होती है कि कैसे लक्ष्मी ने अपने बच्चे को पेट से बांधकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। इसके बाद एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम बेगम जान होता है और वही इस कोठे की मालकिन होती है। उसकी बगल में एक लड़की बेसुध हालत में बैठी होती है, जिसे देख के लग रहा होता है कि इसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। कोठे का एक मुलाजिम जिसका नाम सलीम होता है, वो बेगम जान को बताता है कि इस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है और इसके घर वालों ने इसे अपने पास रखने से इनकार कर दिया है और इसे यहाँ कोठे के बाहर छोड़ गए हैं। जिस पर बेगम जान कहती हैं कि इस कोठे के बाहर हर बाप भाई एक नंबर का शरीफ होता है, लेकिन इस कोठे के अंदर वो बस 3 टांगों वाला मुर्गा ही होता है। वो लड़की इतनी घबराई होती है कि अपना नाम तक नहीं बता सकती और बेगम जान उसका नाम शबनम रख देती हैं और दादी को कहती हैं कि इस लड़की को नला धुला के तैयार करो और यहाँ का काम अच्छे तरीके से समझा दो। बेगम जान के कोठे पे जो बाकी लड़कियां काम करती थी, इनकी कहानी भी सेम थी। वो भी उस माशरे के दरिंदों की नोची हुई लड़कियां होती हैं और उन्हें घर वाले अपनाने से इनकार कर देते हैं। इस तरह की सभी लड़कियों का ठिकाना बेगम जान का कोठा होता था। वो सबको काम भी देती थी और ख्याल भी रखती थी। इसके बाद शबनम को दिखाया जाता है, जो अभी तक घबराई होती है और बात नहीं कर रही होती। बेगम जान उसे जोर जोर से थप्पड़ मारती हैं, जिस पर वो चिल्लाने लगती है और फिर अपने दिल का सारा भड़ास निकालती है। कोठे पे एक सुजीत नाम का आदमी था, जो कोठे के सभी कामों का ध्यान रखता था और कस्टमर्स को भी डील करता था। वहाँ एक ढलती उम्र का आदमी भी आया करता था, जिसे सब मास्टर जी कहते थे। वो कोठे पे रहने वाली लड़कियों से मिलने आता था और उनका ख्याल भी रखा करता था। इसके बाद सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि कोठे में मौजूद सब लोग रेडियो पे न्यूज़ सुन रहे हैं और वहाँ आज़ादी का ऐलान होता है, जिसके बाद सब लोग जश्न बनाने लगते हैं। लेकिन बेगम जान वहाँ साइड पे बैठी हुक्का पी रही होती हैं, जैसे कि इसे आज़ादी की कोई खुशी ही नहीं हुई। वहाँ मास्टर जी बेगम जान से पूछते हैं, आप आज़ादी का जश्न नहीं बनाएंगी क्या? आपको आज़ादी की खुशी नहीं है? जिस पर बेगम जान कहती हैं, हम औरतों को कौन सी आज़ादी, हमें तो अपनी माँ बहन के नाम पे गाली देनी पड़ती है। इस देश की माँ बेटियां तो इस कोठे में भी रहती हैं। अगर किसी मर्द में हिम्मत है तो इनमें से किसी एक को दुल्हन बना के ले जाए, फिर मैं मानूंगी कि इस देश में आज़ादी आ गई है। इसके बाद दो सरकारी ऑफिसर हरि प्रसाद और इलियास खान को दिखाया जाता है, जिन्हें बंटवारे की जिम्मेदारी दी गई थी। इनमें हरि प्रसाद इंडियन सरकार और इलियास खान पाकिस्तान सरकार का मुलाजिम होता है। वो कहते हैं कि अब बंटवारा होने वाला है, लोगों को बता दो कि जिसने इधर रहना है या उधर रहना है वो बंटवारे से पहले पहले शिफ्ट हो जाए। हरि प्रसाद और इलियास खान पुराने दोस्त भी होते हैं, लेकिन अब दोस्ती के दरमियान बंटवारे की लकीर आ चुकी थी। वो पुलिस सिक्योरिटी के साथ बंटवारे के लिए निकलते हैं। रास्ते में इलियास खान कहता है, बंटवारे के दौरान हिंदू मुस्लिम फसादात में बहुत लोग मरेंगे, लेकिन इसकी जिम्मेदार मुस्लिम लीग नहीं होगी। इतने में वो बंटवारे वाली जगह पे पहुंच जाते हैं और वहां देखते हैं कि जहां बंटवारे की लकीर खींचनी है वहां एक कोठा है। वो कहते हैं कि इस कोठे को खाली करवाना होगा, क्योंकि बंटवारे के हिसाब से बॉर्डर की लकीर इस कोठे के दरमियान में बनती है। इसके बाद कोठे के मुलाजिम सुजीत और रुबीना को दिखाया जाता है, जो एक जगह लेटे होते हैं, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। सुजीत रुबीना को कहता है कि अब हमें कोठा छोड़ के चले जाना चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लगता रोज तुम्हारे साथ कोई और सोए। जिस पर रुबीना कहती है, मेरा शरीर उनके साथ होता है, बाकी मेरी रूह और मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और दोनों ऑफिसर एक सरकारी नोटिस लेकर कोठे पे पहुंच जाते हैं और बेगम जान को कहते हैं कि यहाँ से इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर गुजरेगा, इसलिए आपको ये कोठा खाली करना पड़ेगा। जिसे सुनकर बेगम जान हंसने लगती हैं और उनका मजाक उड़ाती हैं। जिस पर हरि प्रसाद कहता है कि यहीं से इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर गुजरेगा और आपके कोठे की जगह मेन चेक पॉइंट होगी, इसलिए इस मसले को समझें और ये कोठा खाली कर दें। जिस पर बेगम जान कहती हैं कि ये जो कोठा है ना, ये हमारा घर है। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता। यहाँ जिस्म भी हमारा, मर्जी भी हमारी और कानून भी हमारा चलता है। कोठे के बाहर कोई क्या तय कर रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले।
इस पर वहां मौजूद पुलिस अमले और कोठे के लोगों में गर्मा गर्मी हो जाती है और वो एक दूसरे पर हमला भी करते हैं। ऑफिसर इलियास खान कहता है कि आपके पास 1 महीने का टाइम है, जिस पर बेगम जान कहती है महीना गिनना हमें अच्छे से आता है। वहां का राजा बेगम जान का आशिक था और हर महीने बेगम जान के पास प्यास बुझाने आता था। बेगम जान इससे मदद लेने का सोचती हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और राजा साहब को कोठे में दिखाया जाता है। बेगम जान राजा को सब बात बताती हैं और मदद मांगती हैं, जिस पर राजा कहता है ये सरकारी मामला है, मुझे दिल्ली जाके इसका कोई हल निकालना पड़ेगा, लेकिन आप फिक्र ना करें, इस कोठे को कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बाद बेगम जान राजा साहब से पूछती हैं आज आपकी खिदमत में कौन सी लड़की पेश करूं, जिस पर राजा कहता है जो लड़की डेरे पे नई आई है उसको भेजो। बेगम जान कहती हैं वो लड़की नई है और अभी इस काम के काबिल नहीं है, इसे थोड़ा टाइम लगेगा। जिस पर राजा कहता है मैं इस कोठे की देखभाल करता हूँ और यहाँ जो लड़की नई आए इस पर सबसे पहले मेरा हक है। अगर तुम चाहती हो मैं आगे भी इस कोठे की देखभाल करता रहूं तो उस लड़की को मेरे पास भेजो। बेगम जान यहाँ मजबूर हो जाती हैं क्योंकि इनके पास कोई और इंसान नहीं था जो इनकी मदद करे, इसलिए ना चाहते हुए भी शबनम को राजा के पास भेज देती हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि बॉर्डर पे तार लगना शुरू हो जाती है और कई लोग उस पार से इस पार आ और जा रहे होते हैं। वहीं मास्टर जी को दिखाया जाता है जो कोठे पर आते हैं और बेगम जान को कहते हैं कि तुम्हें सरकार की बात मान लेनी चाहिए, ये कोठा खाली कर दो वरना वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर मास्टर जी बेगम जान को कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चलो हम शादी कर लेते हैं। जिस पर बेगम जान कहती है साथ सोने में और साथ निभाने में फ़र्क होता है, मुझे नहीं पता था आप ये सब शादी के लिए कर रहे हैं, मुझे लगा आप गुलाबों से प्यार करते हैं। आप यहाँ से निकलें और दोबारा यहाँ कभी मत आना। इसके बाद एक पुलिस ऑफिसर वहाँ आता है और बेगम जान को समझाता है कि इस कोठे को तो आपको खाली करना ही पड़ेगा, लेकिन बेगम जान इसकी एक नहीं सुनती और उसे भगा देती हैं। फिर इसके बाद मास्टर जी को गुलाबों के साथ दिखाया जाता है, जहाँ मास्टर जी गुलाबों से प्यार मोहब्बत की वही सारी बातें कर रहे होते हैं जो उन्होंने बेगम जान से कही थी और गुलाबों को बेगम जान के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे होते हैं। बेगम जान ने मास्टर जी को ठुकरा दिया था और अब मास्टर जी बेगम जान से बदला लेने की सोच रहे होते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि जो पुलिस वाला बेगम जान का कोठा खाली करवाने गया था वो हरि प्रसाद के दफ्तर जाता है और उसे बताता है कि हमने पूरी कोशिश कर ली लेकिन बेगम जान कोठा खाली करने को तैयार नहीं है। ये सब सुनने के बाद हरि प्रसाद कहता है कि हर काम सरकारी तरीके से नहीं होता, हमें बेगम जान का कोठा खाली करवाने के लिए किसी बाहर के बंदे को बुलाना पड़ेगा। फिर इसके बाद हरि प्रसाद और इलियास खान एक कबीर नामी शख्स के पास जाते हैं और उसे कोठा खाली करवाने का काम सौंपते हैं। कबीर कोई आम इंसान नहीं था, वो बहुत बड़ा दरिंदा था और वो किसी पर भी रहम नहीं करता था। वो एक बार अगर कोई काम करने की हामी भर ले तो उस काम को करके ही छोड़ता था। इसके बाद सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि कोठे पे सब लोग खाना खा रहे होते हैं। ये खाना गांव वालों ने भेजा होता है। वहीं बेगम जान को एक खत मिलता है। बेगम जान वो खत पढ़ते ही बाहर भागती है और उल्टी करना शुरू कर देती है। इसके बाद बाकी लोग भी वो खत पढ़ने के बाद उल्टियां करना शुरू कर देते हैं। वो खत कबीर ने लिखा था और इस खत में लिखा था कि ये जो खाना तुम खा रहे हो मैंने भेजा है और इसमें जो गोश्त है वो कुत्ते का गोश्त है। मतलब कबीर ने इनके पालतू कुत्ते को ही मार के उसका गोश्त बना के इन्हें भेज दिया था। इसके बाद दिखाया जाता है कि राजा साहब भी दिल्ली से वापस आ गए हैं और बेगम जान से मिलने आते हैं। बेगम जान को बताते हैं कि अच्छी खबरें नहीं हैं, अब सब कुछ बदल गया है। अब राजाओं के पास वो पावर नहीं रहेगी जो पहले थी, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, इसलिए बेहतर है कि आप ये कोठा खाली कर दें। बेगम जान समझ जाती है कि राजा के हाथ में अब पावर नहीं रही, इसलिए उसकी खातिरदारी करने का भी कोई फायदा नहीं और फिर वो राजा को वहां से जाने का कह देती हैं। अब बेगम जान समझ जाती हैं कि इनकी मदद करने वाला और इस कोठे को बचाने वाला अब कोई नहीं है, इसलिए वो खुद ही उस कोठे को बचाने का प्लान बनाती हैं। इसके बाद इस कोठे की सब लड़कियां सलीम से बंदूक चलाने की ट्रेनिंग लेती हैं ताकि कोई भी कोठे पे हमला करे तो वो खुद उसका मुकाबला कर सके। गुलाबों को तो मास्टर जी ने बेगम के खिलाफ भड़का के रखा था, इसलिए वो दिल ही दिल में बेगम जान से नफरत करना शुरू हो गई थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि सुजीत, रुबीना और लाडली बाजार से सामान लाने जाते हैं। वहां से वापसी पे इन्हें रात हो जाती है। आते हुए वो देखते हैं कि कबीर के आदमी इनका पीछा कर रहे हैं और वो भागना शुरू कर देते हैं। वो समझ जाते हैं कि कबीर अब इन्हें नहीं छोड़ेगा, वो इन्हें मार डालेगा। सुजीत बाकी सब लोगों को वहां से भाग जाने को बोलता है और खुद वहां रुककर कबीर का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और कबीर उसे बेरहमी से मार डालता है। सुजीत ने अपने प्यार और कोठे के लोगों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर ली थी। बेगम जान सबको कहती हैं कि यहाँ सबकी जान को खतरा है, बेहतर है तुम लोग कोठे को छोड़ के चले जाओ, मैं अकेली ही सबसे लड़ लूंगी। जिस पर कोठे की सब लड़कियां कहती हैं कि आपने हमें सहारा दिया, काम दिया और ये कोठा हमारा भी घर है, हम आपको और कोठे को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे।
जो भी होगा सब मिलके इसका सामना करेंगे। गुलाबो इन सब की बातें सुन रही होती है और चुप होती है क्योंकि उसके इरादे कुछ और ही होते हैं। वो रात होते ही कोठे से निकल जाती है और जाके मास्टर जी से मिलती है और उसके साथ भाग जाने का फैसला करती है। वो दोनों वहां से भाग ही रहे होते हैं कि बेगम जान उन्हें देख लेती हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं कहती हैं और जाने देती हैं। वहां से निकल के मास्टर जी गुलाबो को लेके एक गधा गाड़ी में बैठते हैं जहाँ पहले से लोग बैठे होते हैं। गुलाबो को ये सब अजीब लगता है और मास्टर जी कहते हैं कि कोठे वालियों के शोर नहीं खरीदार होते हैं। मास्टर जी गुलाबों को भेज देते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि मास्टर ने यह सब बेगम जान से बदला लेने के लिए किया था और वो कबीर से मिला हुआ था। इधर बेगम जान को एहसास होता है कि वहाँ कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है और वो सबको बंदूकें लेके तैयार होने को कहती हैं। बेगम जान चाहती थी कि लाडली और शबनम इस जंग में शामिल ना हों और वो लाडली की मां को उसे वहां से ले जाने का बोलती हैं। इधर कबीर अपने आदमियों के साथ आता है और कोठे पर गोलियों की बरसात शुरू कर देता है। मास्टर जी इसके साथ खड़े कोठे की लड़कियों को मरता देख रहे होते हैं। कोठे की लड़कियां कबीर के आदमियों पर जवाबी फायर कर रही थी, लेकिन कबीर के आदमी इन पे भारी पड़ रहे थे क्योंकि वो पेशे से कोठा चलाने वाली थी, बंदूक चलाने वाली नहीं थी। और यूं एक एक करके सभी लड़कियां मर जाती हैं। शबनम, लाडली और उसकी मां भाग रही होती हैं कि वहां पुलिस ऑफिसर श्याम सिंह आ जाता है। ये वही पुलिस ऑफिसर था जिसे बेगम जान ने धक्के मार के कोठे से निकलवाया था जब वो कोठा खाली करवाने आया था। वो अब इसी बात का बदला लेने का सोच लेता है और अपने कपड़े उतार के उनकी तरफ जाने लगता है। शबनम और लाडली की मां को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें क्योंकि चारों तरफ पुलिस के आदमी मौजूद थे। इतने में लाडली उन दोनों के सामने आ जाती है और अपने कपड़े उतारने लगती है। श्याम सिंह उसे कपड़े उतारते देख के परेशान हो जाता है और उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि वो श्याम सिंह की बेटी की उम्र की थी और उसे अपनी बेटी अपनी आंखों के सामने नजर आने लगती है और उसे अपने आप से घिन आने लगती है। फिर श्याम सिंह अपनी आंखें बंद कर लेता है और उन्हें वहां से जाने को बोलता है। यहाँ हमें समझ आता है कि स्टार्टिंग में जो बूढ़ी औरत अपने कपड़े उतार के लड़की की इज्जत बचाती है वो लाडली ही थी और ऐसा उसने पहली बार नहीं किया, वो पहले भी ऐसा करके शबनम और अपनी माँ की इज्जत बचा चुकी है। इसके बाद दिखाया जाता है कि गुलाबो उन दरिंदों से जान छुड़ा के मास्टर जी के पास आती है और उसका गला काट के उसे मार डालती है और खुद भी वहां पर अपनी जान दे देती है। अब कबीर के गुंडे कोठे के करीब आते हैं और कोठे पे पेट्रोल बम फेंकना शुरू कर देते हैं जिससे कोठे में आग भड़क जाती है और सभी लोग कोठे से बाहर आ जाते हैं। उन्होंने अभी भी हार नहीं मानी थी और वो कबीर के गुंडों का मुकाबला कर रहे होते हैं। सलीम दौड़ा दौड़ा के सबको मार रहा होता है, लेकिन फिर वो जख्मी होकर गिर जाता है और गुंडे इस बात का फायदा उठा के उसे जिंदा जला देते हैं। बेगम जान सलीम को आग में जलते हुए तड़पता देखकर इसे खुद ही गोली मार देती हैं ताकि वो बगैर तड़पे मौत की नींद सो जाए। इसके बाद वो दोनों ऑफिसर हरि प्रसाद और इलियास खान कबीर के पास आते हैं। कबीर कहता है आपका काम हो चुका है और जो काम मैंने किया है इसकी कीमत मैं डबल लूंगा और अपनी कीमत लेने के लिए मैं कोठे के पास जा रहा हूँ। इधर बेगम जान कोठे के बाहर खड़ी कोठे को जलता देख रही होती हैं और फिर वो लड़कियों से कहती हैं कि कबीर हमें जिंदा चुबा जाएगा। हम लोग इस कोठे को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे बल्कि इसी कोठे में जान देंगे। और इसके बाद बेगम जान अपनी लड़कियों के साथ जलते हुए कोठे के अंदर चली जाती हैं और कोठे का दरवाजा बंद कर देती हैं। ये मंजर इलियास और हरि प्रसाद भी देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हमने इतना ज्यादा नहीं चाहा था, हमने तो बस कोठा खाली करवाना था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इन दोनों का एहसास हो जाता है कि इनसे बहुत बड़ा पाप हो गया। इधर बेगम जान और सभी कोठे की औरतें कोठे में दादी माँ के पास चली जाती हैं। उन्होंने आखिरी बार एक कहानी सुनाने को कहती हैं। दादी माँ फिर सभी लड़कियों को रानी पद्मावती की कहानी सुनाती हैं कि कैसे उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए आग में कूदकर जान दे दी थी। उनके साथ साथ बाकी लड़कियों ने भी खुद को आग में झोंक कर अमर कर दिया था। ठीक वैसे ही बेगम जान और कोठे की लड़कियों ने अपने आप को कबीर के हवाले न करने के लिए और अपने कोठे के लिए खुद को आग में झोंक दिया। इसके बाद दिखाया जाता है कि ऑफिसर इलियास खान इस हादसे को भूल नहीं पाता और उसने जो किया इस पे पछता रहा होता है। इसके बाद वो अपने आप को गोली मारकर अपनी जान दे देता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपने देखा कि जब पार्टीशन हुई तो क्या हुआ था। हजारों मासूम लोग दंगों फसाद में मारे गए और फिर इन्हीं के खून से बंटवारे की लाइन खींची गई। आपने बहुत सारे लोगों की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन इस तरह की कहानी आपने कभी ना सुनी होगी क्योंकि कोठे वालियों की कहानी कोई नहीं सुनाता। इन्हें बस उसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसके लिए वो बनी होती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।